हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं वीरत दुबे। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह विषय केन्या से रिलेटेड है, जो कि अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। तो पूर्वी अफ्रीका का एक राज्य है या कंट्री है जिसमें अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न कराए गए हैं, लेकिन वहाँ की जनता और वहाँ के अपोजिशन के जो कह सकते हैं मेंबर हैं, उनको जो परिणाम आया है उससे संतुष्टि नहीं मिली और इन सब चीजों को लेकर के लगातार यहाँ पर आक्रोश देखने की स्थिति मिल रही है। तो आज के इस न्यूज में हम यही कवर करेंगे कि केन्या में किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, कौन विजेता हुए हैं, और साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों इस जो राष्ट्रपति चुनाव का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट का विरोध जो है अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इन सब चीजों के ऊपर हमारी नजर रहेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आप देख सकते हैं या एक व्यक्ति को देख पा रहे होंगे। ये अभी हाल ही में होने वाले जो राष्ट्रपति के चुनाव हैं, 2022 का जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है 2022 वाला, इसमें ये विजेता घोषित हुए थे और इनका नाम है विलियम रूटो। तो आपको ये नाम बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। जिनको विजेता घोषित किया है वहां के निर्वाचन आयोग ने, उनका नाम है विलियम रूटो, ठीक है। और विलियम रूटो जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव के विजेता घोषित किए गए हैं, लेकिन क्योंकि कोई ना कोई विरोध यहां पर दर्ज हुआ है। अब ये विरोध क्या है और क्यों है और इस विरोध के क्या परिणाम हो सकते हैं और उसका भारत के साथ क्या लिंक हो सकता है, इसके ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। तो इसलिए अंत तक वीडियो के साथ में बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे चुनाव आयोग के बारे में। तो यहां पर आप देख सकते हो जो वहां का चुनाव आयोग है वो किस नाम से आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये IEBC के नाम से यहाँ पर जाना जा रहा है और इसका नाम है इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल एंड बाउंड्रीज कमीशन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ का ये क्या है, निर्वाचन आयोग है और ये है वहां के निर्वाचन आयोग के प्रमुख, ठीक है, जिनका नाम आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, चेयरपर्सन है, और इनका नाम आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, वफुला चिबुकाती, ठीक है। तो ये दो नाम आपको और अच्छी तरीके से ध्यान रखने। तो अभी यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि चुनाव आयोग के जो प्रमुख हैं वफुला चिबुकाती, इन्होंने विलियम समोई रूटो या सिंपली जो है इनको विलियम रूटो के नाम से, विलियम रूटो या फिर रूतो के नाम से, जो भी प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हो उसके नाम से जाना जा रहा है। इनको विजेता घोषित किया है और अंतिम रूप से इन्हीं को ही विजेता घोषित माना गया है इनकी तरफ से। लेकिन यहां पर हमको ये भी ध्यान रखना है कि इनके जो कह सकते हैं कॉम्पिटिटर थे, या यूं कह सकते हैं कि रनर अप जो थे, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया है और उनका नाम है रैला ओडिंगा। अब यहाँ पर दोनों लोगों को आप पहचान सकते हो, ये हैं रैला ओडिंगा, ठीक है, और ये हैं विलियम रूटो, ठीक है। तो विलियम रूटो और ओडिंगा के बीच में जब मतगणना करी गई तो मतगणना के दौरान आप देख पाओगे इनके मतों की संख्या जो है, यानी कि रूटो के जो मतों की संख्या है वो कितनी है, 71,76,000, यानी कि 71.76, ठीक है। 71,76,000 वोट लगभग इनको मिले हैं। और रैला ओडिंगा की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 69,69,42,000 है। हालांकि जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, या यूं कह सकते हैं कि हार का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, परंतु आप देख पा रहे हैं कि जीत जो है इनको मिल रही है, यहां पर इनके ज्यादा वोट्स आए हैं। तो इसको समझने से पहले एक चीज हमें और ध्यान रख लेना है कि जो केन्या में चुनाव होते हैं प्रेसिडेंट के लिए, केन्या में 5वें प्रेसिडेंट के लिए चुनाव हुआ है, ठीक है। यानी जो भी, वैसे तो अभी ये डिस्कशन का विषय कैसा हो गया कि थोड़ा सा विवादित हो गया, ठीक है, विरोध किया जा रहा है इसमें। लेकिन अगर मान लेते हैं कि फाइनली जो भी रिजल्ट्स आते हैं और उसको अगर एक्सेप्ट किया जाता है तो ये 5वें राष्ट्रपति बन जाएंगे रूटो जी। तो 5वें राष्ट्रपति के लिए इलेक्शंस कराए गए थे, ठीक है, इतनी चीज आपको ध्यान रहेगी। और इस 5वें इलेक्शन में अब जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं वहां पर वो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होते हैं। प्रत्यक्ष मतदान क्या है, प्रत्यक्ष मतदान क्या है, जैसे भारत में राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो चुनाव होते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। यहां पर कैसे इलेक्शंस होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। और जीतने वाला जो व्यक्ति होता है, तो जो वैलिड वोट्स होते हैं, वैलिड वोट्स जो होते हैं, उन वैलिड वोट्स का 50% प्लस वोट पाना चाहिए। 50% से अधिक वोट जिसको मिल जाएगा वो विजेता हो जाएगा।
तो उस आधार पर यहाँ पर ये विजेता होते हुए नजर आ रहे हैं आपको। लेकिन फिर वही बात है कि ये यहाँ पर हमको समझने की बात है कि यहाँ पर ये इलेक्शंस जीत रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि आपने एक नाम देखा यहाँ पर रैला ओडिंगा का देखा, रूटो का देखा, जो कि विजेता ही हुए हैं। एक नाम आपने देखा रनर अप में रैला ओडिंगा का, जो कि ये हैं। इसके अलावा भी दूसरे लोग भी थे, जैसे डेविड नाम के एक कॉम्पिटिटर भी थे इसमें, जॉर्ज वजाकोहाव नाम के भी एक व्यक्ति थे। तो ये सब लोग भी थे, लेकिन उनके बहुत कम वोट हैं, मतलब हजारों में 53,000 के आसपास वोट हैं आपके, तो बहुत कम वोट है। अब जब जीत गए, या यूं कह सकते हैं कि अधिकतम मतदान जब इनके पक्ष में हो गया है, तो उसके बाद इन्होंने अपनी पहली स्पीच दी, पहला भाषण दिया। और इस स्पीच में, इस भाषण में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो उन्होंने उन चीजों को अपने स्पीच में जोरदार तरीके से रखा है जिसकी वास्तविक रूप में इस समय केन्या में नीड भी है, और जो विलियम रूटो हैं उनके लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि वो इन चीजों पर फोकस करें। तो उन्होंने भाषण में क्या रखा है, एक तो ये वादा किया है कि मैं अपनी जब सरकार में आऊंगा या हम जब राष्ट्रपति बनेंगे तो एक ऐसा लोकतंत्र हम केन्या को देने का प्रयास करेंगे जो कैसा हो, पारदर्शी हो, यानी कि पारदर्शी लोकतंत्र देने की बात यहां पर उन्होंने करी है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार को ये पनपने नहीं देंगे। ठीक है, भ्रष्टाचार को पनपने नहीं देंगे, इस प्रकार का इन्होंने वादा किया है। और हमारी सरकार निष्पक्ष रहेगी, यानी इनका प्रेसिडेंशियल जो टाइम है वो कैसा रहेगा, पूरी तरीके से निष्पक्ष रहेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हम विपक्ष के साथ मिलकर के काम करेंगे, विपक्ष के साथ मिलकर के काम करेंगे, साथ मिलकर। ठीक है, विपक्ष के साथ मिलकर के काम करेंगे, ये भी कहा है इन्होंने। साथ ही साथ इस बात का भी उन्होंने कहा है कि जैसे अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का विरोध बहुत ज्यादा जो हो रहा है वो रैला ओडिंगा और उनके समर्थकों की तरफ से ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे में एक प्रतिशोध सा आने लगता है कि अच्छा, तुमने इस तरीके का चीजें भड़काने का प्रयास किया, या फिर हमारे अपोजिशन में आकर के जब हार गए हो तो इस तरीके की चीजें कर रहे हो, तो हम जीत गए हैं और हम जब प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो हम इस चीज का बदला लेंगे। कई बार ऐसा हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास में कोई बदले की भावना भी नहीं रहेगी, प्रतिशोध भी नहीं लेंगे, और ये भी कि केन्या को हम पीछे मुड़ करके नहीं लेकर के जाएंगे, हम मूव फॉरवर्ड रहेंगे, आगे की ओर देखेंगे, भविष्य की ओर देखेंगे, केन्या का भविष्य और अच्छा करेंगे। मतलब एक वादे के तौर पर देखा जाए तो पॉलिटिकल उनके जो वादे हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं। भ्रष्टाचार विरोधी जो लोग तत्व होंगे उनको हटाया जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त किए जाएंगे, भ्रष्टाचार जो है का विरोध किया जाएगा, और निष्पक्ष रहेंगे, और साथ ही साथ लोकतांत्रिक सरकार का गठन करेंगे। अब बात यह है कि चुनाव जीत गए हैं, मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पर वोट्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, जैसे कि ये हैं विलियम रूटो, और इनके वोट्स आप देख सकते हैं 71.76 और इनके हैं 69.42। अब मैंने कहा कि प्रेसिडेंट कौन बनता है, प्रेसिडेंट वो बनता है जिसके 50% प्लस वोट होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विलियम रूटो के पास जो वोट्स हैं वो 50.49% वोट है, 50.49 है ये, और इनके कितने हैं, और इनके हैं 48.85। आप देख ही सकते हैं कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, जीत का अंतर जो है वो बहुत कम है, या इनकी हार का अंतर बहुत ज्यादा कम है। तो ऐसे में थोड़ी सी यहां पर गहमा गहमी तो आपको देखने को मिलेगी। ओडिंगा के द्वारा इस चुनाव परिणाम को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की संभावना देखने को मिल रही है, इसीलिए। ठीक है भाई, जब हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि केन्या में जो चुनाव परिणाम है उसका विरोध क्यों हो रहा है, तो विरोध इसीलिए हो रहा है कि जो यहां पर हमको देखने को मिलता है कि जो चुनाव का जो कह सकते हैं कि दोनों के बीच में जो अंतर है वो बहुत कम है। दूसरी बात, इन्होंने आरोप लगाया है कि जो परिणाम है वो जो है बहुत डिसगस्टिंग है इनके तौर से, मतलब उसको खरीद फरोख्त करी गई है, मैनिपुलेट किया गया है, और परिणाम जो है विशुद्ध जो आने चाहिए। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि हम एकदम निष्पक्ष लोकतंत्र को अपने समय में रखेंगे, वो व्यक्ति खुद ही चुनाव जो है वो सही तरीके से और उसके रिजल्ट सही तरीके से शो नहीं करा रहा है, और अपना दबाव कायम करके उन्होंने जबरदस्ती जानबूझ करके मैनिपुलेट किए हैं यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं। तो इसी चीज का ये विरोध कर रहे हैं। और क्योंकि अब चुनाव आयोग ने तो घोषणा कर दी कि भाई इनके ज्यादा वोट हैं, तो अब इनके पास में ऑप्शन ये बच रहा है कि इनके समर्थक इसी बात का विरोध कर रहे हैं कि गलत काउंटिंग हुई है, गलत चुनाव हुए हैं, परिणाम सही नहीं दिया गया है, और इसमें जो चुनाव आयोग है उसकी भूमिका ठीक नहीं है। इस चीज का विरोध यहां पर चल रहा है। ठीक है,
ये चीज हमको ध्यान में देखने को मिलेगी। तो अब यही बात को लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर सकते हैं। केन्या में राष्ट्रपति चुनाव जो है वो कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से होते हैं। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति वो होती है जिसमें आम नागरिक भाग लेते हैं, आम नागरिक जो है वो भाग लेते हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं जनरल इलेक्शन का जब रिजल्ट आउट हुआ तो इस प्रकार का ये वो जगह है जहां पर इसका रिजल्ट काउंट करके बाहर निकाला गया था, दिया गया था। जो विजेता होता है, विजेता कोई कैसे बनेगा? जो अब आम नागरिक है, आम नागरिक यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे इलेक्शन में, वैलिड वोट्स वहां पर पड़ेंगे। विजेता कौन बनेगा? जो वैध मत होंगे। ऐसा मान लेते हैं कि एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा हुआ, तब तो निष्पक्ष रूप से विजेता घोषित हो गया, क्योंकि अपोजिशन में कोई है नहीं, ऐसे में चुनाव कंडक्ट होने की कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा है कि अगर एक या एक से अधिक व्यक्ति हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं, तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब होंगे तो यहां पर चुनाव होगा और चुनाव जो है इनके द्वारा कराया जाएगा। अब जो जीतेगा वो क्या करेगा? उसे एक तो ये है कि जो टोटल वोट्स हैं, जैसे 100 वोट हैं, 100 वोट्स हैं, तो 100 वोट्स में कम से कम 51% वोट जो है आपको लाने होंगे। और आप देख सकते हैं यहां पर जो इलेक्शंस हुए हैं इसमें इनके 50 से अधिक वोट्स हैं, मतलब 51% तो इसलिए बोल दिया मैंने कि चलो ठीक है 50 से एक अधिक, लेकिन यहां पर देख सकते हैं 50% से अधिक का मतलब इस पॉइंट से भी लिया जा रहा है कि जब इनके पास में, इस पॉइंट से भी लिया जा रहा है कि जब इनके पास में 50.49% वोट हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो 0.49% केवल वोट ज्यादा है, बस बहुत ज्यादा अंतर से नहीं जीते हैं। मैंने कहा ना 0.49% वोट इनके जस्ट ज्यादा है 50% से। तो एक तो ये भी वजह है विवाद की कि बहुत ज्यादा अंतर से थोड़ी जीत गए हो, ये बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है, यहां पर मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं, एक चीज और बता देता हूं कि एक कंडीशन तो ये है कि 100 है तो 100 में 50% मतलब 50 से ज्यादा जो है आपको वोट लाने होंगे, 50 से ज्यादा वोट लाने होंगे। दूसरा 47 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां पर, ठीक है, जैसे जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वो 47 है। उन 47 में से 24 काउंटीज में, काउंटीज वही विधानसभा क्षेत्र जैसे अपने यहाँ होते हैं वैसे यहाँ पर हैं, तो उन 24 काउंटीज में से 47 काउंटीज में से 24 काउंटीज ऐसी होनी चाहिए कम से कम जिसमें आपने 25% से अधिक जो है वो वोट प्राप्त किए हो। मतलब समझ में आया? एक तो टोटल ओवरऑल 100 वोट जो है उसका 50% से अधिक वोट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि 47 में से 24 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हो जिसमें आपके पास में 25% से ज्यादा वोट आपको मिले हो, तो कोई व्यक्ति जाकर के केन्या में राष्ट्रपति का इलेक्शन जीतता है। अब जो चुनाव आयोग है, ठीक है, जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी, आपको यहां पर दिखाया भी था, ठीक है, ये IEBC, ठीक है, IEBC जो है इसमें सदस्यों की संख्या टोटल होती है 7। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। लेकिन विवाद का यहां पर विषय एक और भी है कि इन 7 में से 4 लोग जो हैं वो ये कह रहे थे कि मैं नैरोबी में था ही नहीं जब काउंटिंग हो रही थी, नैरोबी में इसकी काउंटिंग करी गई, ठीक है। तो उनका ये मतलब था कि जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें अस्पष्टता आई है या नहीं आई है, क्योंकि हम वहां प्रेजेंट नहीं थे तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो इन 4 लोगों ने तो पल्ला झाड़ लिया। अब 7 में से 4 लोगों ने तो ये बात कह के अपना पल्ला झाड़ लिया। अब बचे 3 लोग। अब 3 में से भी आपको यहां पर ध्यान रखना है, 3 में से भी एक व्यक्ति ऐसे थे जो गायब थे। वो भी कब से गायब थे? जब इलेक्शंस हुए थे जिस दिन, उस दिन के बाद से गायब थे। पीठासीन अधिकारी के तौर पर वो काम कर रहे थे, उसके बाद वो गायब हो गए और कुछ दिन पहले ही वो मिले, लेकिन डेड, मृत अवस्था में मिले। तो जब वो मृत अवस्था में मिले तो एक व्यक्ति और कम हो गया। अब 7 में से 3 बचे थे, 3 में से एक और व्यक्ति नहीं रहे तो 2 ही लोग रहे। तो इसका मतलब केवल 2 लोगों की तरफ से घोषणा करी जा रही है कि फलाने ने चुनाव जीता हुआ है या इस व्यक्ति ने चुनाव जो है वो जीता हुआ है। और वो जीत का अंतर भी जो है अगर 51 भी होता, एटलीस्ट अगर 51% भी होता, 50% से ज्यादा वोट होने चाहिए, लेकिन आपने देखा 50.48% है, तो 0.848% का क्या लेना, मतलब 1% भी पूरा वोट एक्स्ट्रा नहीं काउंट कर पाए। तो ये भी एक वजह है। यहां पर छोटे से पॉइंट में आपको ध्यान दिला दे रहा हूं कि जैसे ये प्रेजेंट टाइम में विरोध चल रहे हैं, ऐसे विरोध 2 बार पहले भी हो चुके हैं, 2007 में और 2017 में, ठीक है, ये पहले भी हो चुके हैं। लेकिन 2007 में ज्यादा नुकसान हुआ था, मतलब लगभग 1100 लोग जो हैं
वो मारे गए थे और बहुत सारे लोग जो है वो बेघर हो गए थे या इधर उधर चेंज हो गया था उनका निवास। और 2017 की बात करते हैं तो 2017 में भी करीब 24 लोग के आसपास लगभग मारे गए थे और कई हजारों लोग जो है वो बेघर हो गए थे। तो अब यहां पर जो केन्या के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो समिति है वो ये कह रही है कि पहले इस तरीके की चीजें पहले भी हुई थी और उस समय भी लोगों ने विरोध किया था और बहुत भारी नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चाक चौबंद है सुरक्षा एकदम अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बेसिकली आपको क्या समझ में आया कि दो चीजें हैं मुख्य तौर से विरोध करने के कारण में। एक तो जीत का अंतर बहुत ज्यादा कम है, जीत का अंतर वो बहुत ज्यादा कम है। दूसरा जो है जनता जो वहां की है, जनता जो है वो जनता असंतुष्ट है। असंतुष्ट क्यों है? क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि 7 मेंबर्स में से केवल 2 ही मेंबर्स हैं। चुनाव आयोग का फेयर जो है कह सकते हैं कि इंटरमीडिएटरी का काम जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या रेगुलेटरी के तौर पर निभाने का जो काम था वो नहीं हुआ है, ठीक। अब दूसरी बात यहां पर एक चीज और देख लेते हैं। नैरोबी में अमेरिकी दूतावास की तरफ से क्या कहा गया है? नैरोबी में जो अमेरिकी दूतावास है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि फिलहाल तो जो व्यक्ति चुनाव आयोग की तरफ से घोषित है, चुनाव आयोग की तरफ से जो व्यक्ति घोषित है वो विजेता है और वहां की जनता को और वहां के लोकतंत्र को चाहिए कि फिलहाल उसे एक्सेप्ट करें और जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर बैठे उसे अपने चुनाव कह सकते हैं अपने देश का लोकतंत्र जो है वो बचाने के लिए अच्छी तरीके से काम करना चाहिए। तो ये चीज एक तरीके से कहीं ना कहीं ये शो होती है कि अमेरिका जो है इस चुनाव को फेयर सा मान रहा है और वो एक्सेप्ट कर रहा है कि ठीक है, रूटो जी जो हैं वो चुनाव जीत गए हैं और वो अगले राष्ट्रपति बने। तो यहां से आपको एक चीज और देखने को मिल रही है और मिलकर काम करने का आग्रह उन्होंने किया है। तो अमेरिका का क्या स्टैंड है वो भी आपको यहां पर देखने को मिल गया। अब चूंकि विवाद हुआ है, इलेक्शंस हुए हैं और संतुष्टि नहीं है, तो फिर अब आगे क्या हो सकता है? आखिर इस मसले में आगे क्या होगा? पहली बात तो यह है कि इसको कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती है, अपोजिशन की तरफ से जो है चुनौती दी जा सकती है, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो अडिंगा है उनकी तरफ से क्या किया जा सकता है, इनको कानूनी तौर पर चुनौती दी जा सकती है। अब चुनौती देने के लिए क्या करना पड़ेगा? वहां के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ेगी। जो केन्या का सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ केन्या, उसमें याचिका दायर करनी पड़ेगी और याचिका जो है अब सुप्रीम कोर्ट या तो एक्सेप्ट करेगी या तो नहीं एक्सेप्ट करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट के पास दो ऑप्शन होंगे, जो याचिका आएगी उसे खारिज कर दिया जाए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या होगा, जो याचिका है वो क्या कर दी जाए, खारिज कर दी जाए। दूसरा कि याचिका अगर खारिज हो गई तो क्या होगा? दूसरी बात है, अगर याचिका एक्सेप्ट होती है और निर्णय इस बात पे दिया जाता है कि जो वोट काउंट हुए हैं वो वोट काउंट क्या कर दिए जाए, रद्द कर दिए जाए। दूसरा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ये दे सकती है। तो अगर उसने ये निर्णय दिया तो क्या होगा? दोनों के मसले हैं यहां पर। सर्वोच्च न्यायालय याचिका दर्ज होने पर या तो याचिका को खारिज कर सकती है या चुनाव परिणामों को रद्द किया जा सकता है, ठीक है। अगर याचिका खारिज कर दी गई है तो इसका मतलब इलेक्शंस दोबारा नहीं होंगे। याचिका खारिज नहीं करी गई है, चर्चा हो रही है, तो रिजल्ट ऐसा भी आ सकता है कि चुनाव परिणामों को रद्द किया जाए। तो अगर इस तरीके के परिणाम आएंगे तो क्या होगा? या फिर अगर याचिका लगाई ही नहीं गई इस बात के लिए, केवल इसी तरह विरोध प्रदर्शन ही होता रहा, कानूनी रास्ता नहीं अपनाया गया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, विरोध तो शांत कर लिया जाएगा और 30 अगस्त को 5वें राष्ट्रपति के रूप में रूटो जो है वो शपथ ग्रहण कर लेंगे और अपना ऑफिस संभाल लेंगे। ये तो तब होगा जब याचिका दायर ही ना करी जाए, लेकिन याचिका दायर कर मेरी ख्याल से होगी और होनी चाहिए। अगर उनकी तरफ से देखा जाए इस चीज का विरोध हो रहा है तो किस तरीके से आएगा ये? केन्या को अफ्रीका में एक मॉडल के रूप में देखा जाता है और यह घटना उसकी छवि को धूमिल करती है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले यह बता देता हूं कि यदि अगर ये वोट जो है, ये अगर कंडीशन जो है इस तरीके की होती है जैसी यहां पर दिखाई जा रही है, अगर इस तरीके की कंडीशन होती है तो क्या होगा? मैंने दो रास्ते आपको बताए। तो पहला वाला जो रास्ता है, यदि अगर बात करते हैं कि पहला वाला जो है मुद्दा, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि याचिका जो है वो अनएक्सेप्ट कर दी जाए, तो याचिका अगर अनएक्सेप्ट हो जाती है, मैंने आपको बताया अगर याचिका अनएक्सेप्ट हो जाती है तो 2 सप्ताह के भीतर, 2
सप्ताह के भीतर रूटो जो कि विजेता घोषित हुए हैं, ये अपना ऑफिस जो है वो क्या करेंगे, ऑफिस एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 2 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते का मतलब वही 15 दिन, मतलब वही 30 तारीख के आसपास तक, 30 अगस्त के आसपास। अगर रद्द कर दिया जाता है तो चुनाव रद्द हो जाएगा, है ना। अगर रद्द कर दिया जाता है तो इलेक्शंस क्या हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे। और यदि अगर इलेक्शंस रद्द हुए तो 60 दिन के भीतर, 60 डेज के अंदर, 60 डेज के अंदर री इलेक्शंस होने चाहिए, री इलेक्शंस। ये यहां पर एक नीति है जो कि आपको यहां पर ध्यान रखनी है। पॉइंट क्लियर हो गया? अब हम बात कर रहे हैं कि जो चीज अफ्रीका में चल रही है, इसके बारे में अफ्रीका कह रहे हैं, केन्या में चल रही है। केन्या जो है ये आप देख सकते हैं ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है। तो जो चीज केन्या में चल रही है, इसके बारे में वहां के इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है एक्सन ईरानी या इराकी, एक्सन इराकी नाम के एक इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। इनका क्या मानना है इस सारे संदर्भ में, ये जो परिदृश्य चल रहा है इसमें इनका क्या मानना है? इनका ये मानना है कि हमारी कंट्री यानी केन्या जो है ये अफ्रीका में एक मॉडल के रूप में देखा जाता है, और मॉडल किस रूप में, लोकतांत्रिक मॉडल के रूप में देखा जाता है। अच्छी छवि बना करके रखी है, लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं घटित हो रही हैं इससे कंट्री की क्रेडिबिलिटी जो है वो खराब हो रही है। अगर इस तरीके की चीजें चलती रहीं तो केन्या के जो रिलेशंस हैं यूके के साथ, चाइना के साथ या फिर इंडिया के साथ, ठीक है, ठीक है, यूके के साथ, चीन के साथ और भारत के साथ जो रिलेशंस हैं उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। मसलन इन्वेस्टमेंट जो है वो इन कंट्रीज से जो मिलता है केन्या को, वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर फर्क पड़ सकता है। इसलिए यहां पर अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल रिलेशंस के तौर पर अगर हम देखें तो इसमें अगर इंडिया से पूछा जाए या यूके से पूछा जाए या चाइना से पूछा जाए तो क्या ये लोग कुछ हस्तक्षेप करेंगे? जैसे यूएस ने अपना स्टैंड दे दिया, या यूएस की तरफ से आपने देखा कि एक संदेश आया कि ठीक है, जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें मिल करके सारे लोगों को काम करना चाहिए, और जो इलेक्शंस हैं उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके बाद मिल करके पक्ष विपक्ष काम करे। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं यूएस ने अपना एक विचार प्रस्तुत कर, क्या ऐसे विचार ये लोग प्रस्तुत कर रही हैं? संभवतः नहीं करेंगे। तो इंडिया तो शायद नहीं करेगा इस मामले में अगर देखा जाए, क्योंकि बड़े नेशंस, और ये इनका बिलीव भी है कि शायद बड़े नेशंस हमारे बारे में ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये हर एक जो गणतांत्रिक कंट्री है उसमें इस तरीके के विरोध की भावना हमको देखने को मिल जाती है। प्रजातंत्र, लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि कुछ गलत हो रहा हो तो प्रजा जो है या प्रजा के जो प्रतिनिधि हैं वो चीजों को बोलते हैं। तो हमारे यहाँ भी बोला जा रहा है, इसमें अलग क्या है? तो इसमें बड़े लोग जो है अपने हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसा इनका मानना है। और इनका यह भी मानना है कि हालांकि अगर ये ज्यादा दिन तक चलेगा तो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो कहीं ना कहीं संदेश है अपने ही राष्ट्र को इनके द्वारा कि भाई इस मैटर को जल्दी से जल्दी क्या कर लिया जाए, सुलझा लिया जाए। बहरहाल देखते हैं कि इस मैटर का किस प्रकार से अंत होगा, और जब होगा कुछ नई अपडेट आएगी तो हम इस पर फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। इन सभी मुद्दों पर यदि अगर आप हमसे किसी प्रकार से कुछ पूछना जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ जुड़ सकते हैं, आप हमसे वहां चर्चा कर सकते हैं। इसी तरीके के नए सेशन के साथ फिर मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।